हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास हमारी बेहद यूनिक रहने वाली है और यूनिक टॉपिक भी है हमारा, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है आपका आर्थिक अर्थव्यवस्था और नियोजन। यानी कि आर्थिक की बात करेंगे, गरीबी क्या है भारत में, उसके बाद बात करेंगे अर्थव्यवस्था की और बात करेंगे नियोजन की। तो कुछ पॉइंट हैं जो डायरेक्टली पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और इससे पहले उत्तर प्रदेश की हम कई सारी क्लासों को डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको हम एक यूनिक क्लास का फॉर्मेट दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न इस अध्याय से पूछे गए हैं। तो आज की क्लास हमारी बेहद यूनिक होने वाली है और आप सभी लोग क्लास के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं स्थिति को, यानी कि देखेंगे आर्थिक अर्थव्यवस्था और नियोजन को हम यहाँ से प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। और देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे बेहद यूनिक यूनिक पॉइंट बनेंगे, जिसमें क्या है, आर्थिक स्थिति है, कामगारों की है, उद्योग है, ऊर्जा है, आय है, बचत है, निवेश है, वाणिज्य है, व्यापार है, राजस्व है। यानी कि आर्थिक क्या होता है, रुपए पैसे का लेन देन होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो रुपए पैसे का लेन देन जो होता है आर्थिक स्थिति में, वो क्या होता है, व्यापार। व्यापार के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, एक तो होता है निर्यात और एक होता है हमारा आयात। निर्यात मतलब किसी देश को वस्तु देना, यानी कि भारत किसी देश को वस्तु देता है तो उसको निर्यात कहते हैं। और भारत किसी देश से वस्तु को लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आयात कहते हैं। तो आयात होता है और आपका निर्यात होता है, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगा। इसीलिए कामगारों होंगे, उद्योग होंगे हमारे, ऊर्जा होगी, आय होगी, बचत होगी, इन्वेस्टमेंट निवेश होगा, वाणिज्य होगा, व्यापार होगा और राजस्व होगा। ये सभी जो भी क्षेत्र हैं आर्थिक स्थिति के, वो सभी आपके कुल एक क्षेत्र है। तो प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि आर्थिक स्थिति का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो देखिएगा कौन सा नहीं है, इसमें ऐसे भी प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो ये सभी क्या है, आर्थिक क्षेत्र हैं। आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत अगर हम करेंगे तो देखिएगा कामगारों की अगर बात करेंगे तो देखिएगा कामगार, अगर हम इसकी बात करें कि कामगार मतलब काम करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, तो कुल जनसंख्या जो है उसमें से 32.9% क्या है, कामगार हैं। देखिएगा 32.9% क्या है, कामगार हैं 32.9%। और 67.1% क्या है, आपके आश्रित हैं। ठीक है, अब जो कामगार हैं जो आश्रित हैं वो तो किसी काम के हैं नहीं, वो तो किसी ना किसी पे क्या आश्रित हैं। जिसमें काम करने वालों का कुल जनसंख्या में जो प्रतिशत है वो कितना है, 32.9% जो लोग हैं वो क्या है, कामगार हैं। और जो आश्रित है मतलब वो मम्मी पापा या भाई बहन किसी के ऊपर क्या है, आश्रित है, यानी कि मम्मी पापा के ऊपर क्या है, आश्रित है। अब जो कामगार हैं उसमें से पुरुष का प्रतिशत कितना, 75.7% क्या है, पुरुष है। टोटल ओवरऑल अगर 100% में से बात करें, और ओवरऑल अगर महिला की बात करें तो 24.3% क्या है, आपकी महिला है। ठीक है, याद रखिएगा 75.7% क्या है, पुरुष है जो कामगारों में से। ओवरऑल कामगार 32.9 है, 32.9 को अगर हम 100% मापते हैं तो उसमें से 75.7% पुरुष है कामगार। और महिलाएं कितनी करती हैं, अप्रोक्स में आपकी 24% महिलाएं करती हैं, 76% आपके अप्रोक्स में पुरुष करते हैं। अब मुख्य कामगार कितने हैं इसमें से, मुख्य कामगार जो होंगे वो आपके 67.8 क्या होंगे, मुख्य कामगार होंगे। और छोटे जो होते हैं यानी कि सीमांत बोले हैं हम उसको, सीमांत जो होते हैं वो कितने हैं, 32.2। ये प्रतिशत आपसे याद रखिएगा। एक बार प्रश्न उत्तर प्रदेश में पूछा गया है कि कुल जनसंख्या में मुख्य कामगारों का प्रतिशत कितना है, तो 67.8% क्या है, मुख्य कामगारों का प्रतिशत है। ओके, अब देखते हैं जो मुख्य कामगार हैं इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं। जो मुख्य कामगार है उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से मुख्य कामगारों की बात की जाएगी। ठीक है, यहां से बात करेंगे तो 67.8 यानी कि 67.8% जो है वो आपके मुख्य कामगार यानी काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, जिसमें कृषक से कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कृषक से कितने हैं, तो कृषक से आपके 29 है। कितने हैं कृषक, कृषक श्रमिक कितने हैं, तो 30.3 है। घरेलू व पारिवारिक उद्योगों में कितने लोग लगे हुए हैं, तो 5.9 लोग लगे हुए हैं पारिवारिक उद्योगों में। और अन्य छोटे मोटे काम काजों में
कितने लोग लगे? 34.9 यानी कि 34.8% लोग जो हैं वो आपके लगे हुए हैं। ओवरऑल इतनी सी थ्योरी सिर्फ हमें ये बताती है कि आपसे प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं, पूछा गया है कि टोटल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है कामगार, तो कितना प्रतिशत है? 32.9% है। अब कामगारों में पुरुष कितना कामगार है? अप्रॉक्स 76%। महिला कितनी है? अप्रॉक्स 24% है। तो मुख्य कामगारों का प्रतिशत कितना है? 67.8% है। और 67.8% में इतनी बात आपको और याद रखनी है, इतनी सी जो बात है, यानी कृषक कितने हैं और कृषक श्रमिक कितने हैं, इतनी बात आपको और याद रखनी है। और यहां से आपका एक यूनिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा और ये पूछा जाता है आपका। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे हम पहले की तरफ चले, हमने कामगारों को देख लिया है। अब अगर हम उद्योगों की बात करें तो देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं थी। अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के बाद अब जो शुरुआत की गई है वो नीति आयोग की शुरुआत की गई है। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 से 2017 के बीच रही थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 के मध्य रही थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस पर आधारित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर ही तो आधारित है। तो हम कह सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी, और भारतीय अर्थव्यवस्था भी किस पे आधारित है? कृषि पर ही आधारित है। अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही आधारित है हमारी, राइट। यहां से तो कृषि पर आधारित। लेकिन दूसरी जो पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1956 से लेके 1961 के मध्य जो योजना चली थी, उस योजना को हमने क्या कहा? तो इस योजना की अगर बात करेंगे तो वो योजना किस पे आधारित थी? आपके उद्योगों पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? उद्योग पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? उद्योगों पर आधारित थी। अब पंचवर्षीय योजना कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब वहां पर जो कॉन्सेप्ट लिया है वो किसका लिए? नीति आयोग। अब भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कर दी 1 जनवरी 2015 को, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता था, और जो योजना आयोग थी उसका भी अध्यक्ष कौन होता था? भारत का प्रधानमंत्री ही होते थे। ठीक है, अब देखिएगा आर्थिक स्थिति में ऊर्जा है, ठीक है, आपकी आय है, ठीक है, बचत होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, वाणिज्य होगा, व्यापार होगा और रेवेन्यू हमारा होगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कामगारों का प्रतिशत आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी। जो नंबर आप है इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है और आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है। प्रतिशत बहुत आता है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा, उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रश्न मिलेंगे इस क्षेत्र से। ये जो क्षेत्र है, ये जो टॉपिक है हमारा, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न है। तो अप्रॉक्स 40 से ज्यादा प्रश्न आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, ओके। ये जो प्रश्न है बहुत पुराना प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। लेकिन देख लेते हैं कि वर्ष 2004-5 में उत्तर प्रदेश में कुल कर उपागम में प्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था। अब ये प्रश्न पेपर में नहीं आने वाला है, थोड़ा सा पुराना प्रश्न है। ठीक है, ओके। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसकी चर्चा यहां से खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पुराना प्रश्न है, ये नहीं आएगा आपके पेपर में। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का आकार सर्वाधिक है? तो किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का आकार जो है वो क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्षेत्रीय क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्रों में? बताइएगा क्या आंसर होगा। अगर मैं कहूं कि कृषि आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का आकार जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? बुंदेलखंड में। अब बुंदेलखंड में कुल मिला के आपके 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं बुंदेलखंड में? 7 जिले। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें कितने जिले आते हैं? भाई 7 जिले आते हैं, और आपको यहाँ पर प्रश्न भी देखने को मिलेगा। अब पूछ सकता है कि बुंदेलखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है? तो हम कह सकते हैं बुंदेलखंड का कौन कौन सा जिला नहीं है।
ठीक है, तो देखिएगा ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, चित्रकूट। ठीक है, तो ये आपके जो 5 जिले हैं वो आपके यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपका इसमें कौन सा बचा है, तो देखिएगा ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, चित्रकूट हो गया और आपका बांदा हो गया। कितने जिले हो गए कुल मिलाकर आपके? 7 जिले हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने जिले हो गए आपके? 7। ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा और एक आपका और होगा महोबा। कितने हो गए भाई आपके? 7। तो आपके बुंदेलखंड के जो एरिया पड़ता है उसमें आपके 7 जिले आते हैं और इन 7 जिलों में कृषि जोतों का जो आकार है वो सबसे ज्यादा है आपका। ठीक है, अगर हम अभी पढ़ेंगे तो अभी हमने ऐतिहासिक स्थलों में पढ़ा था कि जो जालौन है इसमें देखिएगा, इसमें कालपी नगर आता है। रिवीजन करते हैं, कालपी नगर जो आता है वहां पर किसका जन्म हुआ था? तो हम कह सकते हैं महेश दास का जन्म हुआ था। अब महेश दास किसके बचपन का नाम था? तो महेश दास जो बचपन का नाम था वो वाल्मीकि के बचपन का नाम था, महेश दास। ठीक है, वाल्मीकि के बचपन का नाम था। और यही से अगर बात करेंगे तो हमने खनिज में पढ़ा था कि यूरेनियम के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में ललितपुर प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम का 1/U 235 ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है आपके। और इसका जो मुख्य अयस्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पिच ब्लेड। क्या कहते हैं? पिच ब्लेड। और पिच ब्लेड का जो फार्मूला होता है वो होता है U3O8। तो पिच ब्लेड जो होता है वो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। ठीक है, और ललितपुर के बारे में हमने खनिजों में पढ़ा था। चित्रकूट हमने देखा था, तो हमने प्रीवियस देखा था कि रानीपुर जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहां पर है? चित्रकूट में है। तो हम ऐसे भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी आपको याद रखना है। महोबा में क्या है? पान अनुसंधान संस्थान है। पान अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? आपके महोबा में है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें ये याद रखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक ऐतिहासिक स्थलों में। अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। जैसे बांदा में क्या? बांदा में आपके कालिंजर है, जहां शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो कालिंजर जो है वो आपके कहां पर है? बांदा में। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी में हुई थी लेकिन उनका जन्म जो था वो वाराणसी में हुआ था। और झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, तो ये देखिएगा कि मैंने आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न बताए। तो बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? तो बुंदेलखंड में कुल मिला के आपके 7 जिले आते हैं। ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, अगर बात करेंगे झांसी, चित्रकूट, बांदा और आपका महोबा। ठीक है, इतने जिले आपके आते हैं। कहां पर आते हैं? ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत किससे प्राप्त होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे बड़ा जो स्रोत प्राप्त करेगी उत्तर प्रदेश सरकार वो आयात और निर्यात से करती है। और आयात और निर्यात जो होता है वो कहां पर होता है? तो आयात और निर्यात जो होता है वो हमारे किससे होता है? ठीक है, आयात निर्यात जो होगा वो हमारे किससे होगा भाई? व्यापार कर से होगा। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? व्यापार कर आएगा। ठीक है, ट्रेड कह सकते हैं, व्यापार कर आएगा सबसे पहले। उसके बाद अगर बात करेंगे तो उत्पादन शुल्क, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो पंजीकरण शुल्क। तो टॉप 3 भी याद रखिएगा, पंजीकरण शुल्क। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश सरकार जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जिससे सबसे ज्यादा उसका बड़ा आय का स्रोत है, वो क्या है? व्यापार कर है। व्यापार कर के बाद क्या? उत्पादन कर है। उत्पादन कर में यहाँ पे स्टाम्प कर भी लिख सकते हैं, स्टाम्प कर भी लिख सकते हैं। उसके बाद पंजीकरण शुल्क जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। ठीक है, पंजीकरण शुल्क यानी किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उससे सबसे ज्यादा क्या करती है? आय का सबसे बड़ा स्रोत है आपके उत्तर प्रदेश की सरकार का। ठीक है,
याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन जो है वो क्या है, असत्य है। वे कौन सा कथन असत्य है देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। तो आपकी जनसंख्या तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है, तो बात बिल्कुल ठीक है। धीमा विकास हो रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। असत्य पूछा, उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच निरंतर अंतर जो है वो बढ़ रहा है, कि उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 28% आसंचित क्षेत्र है। प्रदेश की साक्षरता दर, जो प्रदेश की साक्षरता दर में या साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। अब इसको बताइएगा कि इसका कौन सा कथन जो होगा वो ठीक होगा आपका, ठीक है, ये आपको बताना है कि जो साक्षरता रेट है क्या उसमें क्या कथन क्या ज्यादा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 28% आसंचित क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों अगर ठीक हो गए तो बिल्कुल ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता रेट है, यानी कि प्रदेश की साक्षरता रेट में देश की तुलना की साक्षरता रेट में तीव्र वृद्धि हुई है, बिल्कुल कथन गलत है, ठीक है। साक्षरता रेट में वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसको देखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हो सही कूट का चयन कीजिए, यानी कि सही कथन हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। तो उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रतिशत का लिंगानुपात न्यूनतम है, बिल्कुल ठीक है। कारण इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्चतर का है, बिल्कुल ये ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होने वाला इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न आ गया है, ठीक है, कि 1991 और 2000 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना घटा है, ठीक है। ये भी आपका पुराना प्रश्न है, ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। प्रदेश में नियोजन की बिक्री केंद्रीय प्रणाली जो थी वो कब स्टार्टिंग की गई, बेहद इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था कि प्रदेश में नियोजन की बिक्री केंद्रित प्रणाली को कब शुरू किया गया था। 1982 और 83 में शुरू किया गया था, 82 और 83 में शुरू किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश यानी कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहां से किया जाता है। तो प्रश्न यह है कि सबसे ज्यादा जो व्यापार कर होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जो हमें कर मिलता है वो किससे मिलता है, व्यापार कर से मिलता है, ठीक है, ट्रेड कर। तो उसका जो संग्रहण है सबसे ज्यादा कहां से किया था, उसके बाद कहां से किया जाता है। तो बताइएगा कि सबसे ज्यादा कहां से किया जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां से किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजधानी किससे किया था, लखनऊ से। सबसे ज्यादा जो किया था वो किससे किया था, लखनऊ से। अब देखिएगा इसमें कितने ऑप्शन है आपके, 4। तो 4 हम यहां पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो वो 4 जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे ज्यादा किससे डिसाइड करेगा, लखनऊ से, उसके बाद आपके कानपुर से, और कानपुर के बाद आपके गाजियाबाद, ठीक है, फिर गाजियाबाद से, और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो मैंने आपको 4 बताए हैं, सबसे ज्यादा लखनऊ से, उसके बाद कानपुर से, उसके बाद गाजियाबाद से, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर से, ओके। तो 4 यहां से, सबसे ज्यादा किससे, तो सबसे ज्यादा आपके लखनऊ से। आंसर क्या राइट होगा, आंसर होगा आपका डी एकदम राइट आंसर हमारा होगा यहां से, ठीक है। अब देखिएगा फिर से आपके वही बढ़िया से प्रश्न, एकदम लाजवाब, जिनको कहीं भी समस्या नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, यानी कि सबसे पहले तो ये देखिएगा कि कौन सा कोड जो है वो ठीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग पूर्वी भागों से अधिक विकसित है, तो बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है
वो पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। यही स्थिति भारत की भी है कि भारत का ही पश्चिमी भाग अधिक विकसित है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक व व्यवस्थात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल करेगा। ऑप्शन आपका पहला राइट है। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से, क्या है, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य में निरंतर अंतर बढ़ रहा है। अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था। ठीक है, लगातार बढ़ ही रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में क्या है, अधिक है। तो बिल्कुल अधिक है। ऑप्शन में 3 है लेकिन तीसरा है नहीं, तो 1 और 2 ही सही होंगे। ठीक है, तीसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कट गया है, तीसरा इसमें लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो 1 और 2 ही ठीक होंगे आप। है ना, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। किस पंचवर्षीय योजना में रही है नकारात्मक औद्योगिक विकास दर? तो मैंने आपको बताया पंचवर्षीय योजना है इसलिए। ठीक है, तो मैं देखिए तो बताता हूं आपको कि पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो आई थी 1951 से लेके 1956, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961। ऐसी लगातार पंचवर्षीय योजना चलती रही, लेकिन कुछ टाइम के बाद योजनाओं में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, योजनाओं में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? योजनाओं में कमी प्रदर्शित होने लगी थी। योजनाओं में जो थी वो कमी प्रदर्शित होने लगी थी। ठीक है, क्या प्रदर्शित होने लगी थी? कमी। इसलिए कुछ समय के बाद जो थी वो योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो पहला जो योजना अवकाश था वो 1966 से लेके 1969 तक, तो ये पहला योजना अवकाश था। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक चली। उसके बाद 56 से 61, 61 से 66 तक चली। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें हरित क्रांति आ गई थी। क्या आ गई थी? हरित क्रांति। इसमें हरित क्रांति आ चुकी थी। इसमें अगर हरित क्रांति आ चुकी थी तो आपको पता है कि जो हमारी हरित क्रांति जो थी उससे पहले दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो किससे संबंधित थी? उद्योगों से संबंधित थी। और मैंने आपको बताया कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी। राइट, वो कृषि से संबंधित थी। अब हमारा प्रश्न ये बनता है कि जो नकारात्मक औद्योगिक यानी कि उद्योग धंधों से संबंधित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, लेकिन इसमें तो प्रॉफिट हुआ था। इसमें क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। अब पूछा यह गया है कि नकारात्मक कहां रही थी? नकारात्मक कहां रही थी? तो देखिएगा चौथी जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत 1969 से लेकर 1974 तक की गई थी। ठीक है, फिर 74 से 78 तक योजना शुरू की गई थी, उसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। फिर छठी जो पंचवर्षीय योजना आई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 के मध्य शुरू की गई थी। और छठी के बाद फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आई होगी, फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आई होगी, फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना आई होगी 1997 से लेके 2002 तक। और 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना रही। तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं को आप क्रिएट कर सकते हैं यहां से। और जो चौथी जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई जो क्या करती है? कृषि लोन के लिए सबसे बड़ी बैंक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा इसके जो तारीख है वो 1997 से लेके 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना रही, और यही इसका राइट आंसर भी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना। जो उद्योग धंधे हैं उससे दूसरी पंचवर्षीय योजना भी क्या रही? संबंधित रही थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना भी क्या रही थी? संबंधित रही थी। ठीक है,
अब हमारा नीति आयोग बन गया है, मैंने आपको बताया। एक प्रश्न बहुत पूछा आता है पंचवर्षीय योजनाओं से कि वह रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में आया था। तो देखिएगा, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेकर 1978 तक थी, और मैंने आपको बताया कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से लेकर 1974 तक थी। पांचवी योजना को एक साल पहले ही बंद कर दिया गया था। कितना? एक साल पहले ही बंद कर दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना को। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रोलिंग प्लान आया था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में क्या आया था? रोलिंग प्लान आया था। ठीक है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में था? तो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में क्या था? रोलिंग प्लान हमारा था। ठीक है, तो इस तरह इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यही होगा। प्रदेश के कितने तीर्थ स्थलों को मात निषेध यानी कि मांस वगैरह नहीं बिकेगा, कितनों को घोषित किया है उत्तर प्रदेश में? तो 19 ऐसे हैं जिनमें निषेध करा गया है आपका मांस मच्छी सब कुछ। राष्ट्रीय सम योजना विकास में निम्नलिखित में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो भाई कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है, सोनभद्र शामिल है, सीतापुर शामिल है, उन्नाव शामिल है, दो जिले और हैं, हरदोई और रायबरेली। हरदोई और रायबरेली भी क्या है? शामिल है। ठीक है, तो दो जिले और हैं, एक तो आपका हरदोई हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? रायबरेली। ये भी आपके शामिल है। तो कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं है आपका मिर्जापुर। अगला है कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर और अल्कोहल मिलाकर गैसोहॉल तैयार किया जाता है? पेट्रोल, पेट्रोल से एक गैस निकलती है, सबसे ज्वलनशील पदार्थ होता है, लेकिन पेट्रोल गैस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में बोले तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना? ऐसे आपने सुना होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोल से एक संबंधित हमारी एलपीजी होती है जो हम घरों में यूज करते हैं। गाड़ियों में क्या यूज करते हैं? पेट्रोल यूज करते हैं। और पेट्रोल में कितना पावर अल्कोहल मिलाकर गैसोहॉल तैयार किया जाता है? तो 5%। कितना? 5%। बस इतनी सी बात तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमसे पूछी गई थी, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यानी कि द्रवित एलपीजी होता है। ठीक है, एलपीजी होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सीएनजी आपका होता है, जिसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये तो बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। और एक जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। यानी कि हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस। तो अगर पूछा जाता है कि कौन सी गैस है जो उनका मुख्य अवयव होती है, तो देखिएगा जब एलपीजी की बात करेंगे मुख्य अवयव की, तो एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है ब्यूटेन। और सीएनजी का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है मीथेन। और प्राकृतिक गैस का भी मुख्य अवयव क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस का भी मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस के भी मुख्य अवयव क्या होते हैं? मीथेन होते हैं। ये प्रश्न बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है, इतना ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इस पे मजबूती बनाइएगा। एलपीजी, ब्यूटेन, बाकी सबके मीथेन और मीथेन, दोनों के मीथेन और मीथेन। और फुल फॉर्म आपको याद ही करनी है अच्छे से। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? जरा आप एक बार रिवाइज करिएगा कि जो हमारे संबंधित जो स्थल रहे थे, ठीक है, उनमें जो बात बनी थी कि पहली पंचवर्षीय योजना से कौन सा क्षेत्र संबंधित था दूसरी पंचवर्षीय योजना से। तो देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना से आपका जो क्षेत्र संबंधित था सेकंड पंचवर्षीय योजना से 1956 से लेके 1961। अभी मैंने आपको बताया, तो आपको रिवीजन करना जरूरी है। ये आपके उद्योगों से संबंधित थी। जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, जिसके अगर समय की बात करें तो 1951 से लेके 1956, ये आपकी कृषि से संबंधित थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना भी किससे संबंधित होगी? कृषि से होगी।
तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो रही होगी, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेके 2007, 2002 से लेके 2007 तक जो योजना रही थी उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना कहा था। ठीक है, कौन सी योजना कहा था, 10वीं पंचवर्षीय योजना इसको कहा था। और ये भी आंसर किसको निर्धारित करेगी, ठीक है, कृषि को ही करेगी। ठीक है, किसको करेगी, तो कृषि को ही निर्धारित ये भी आपके करेगी। ठीक है, कह रहे हैं प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर। अब देखिएगा इसमें जो पूछेंगे घट रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर रहता है, रुक रुक कर घट जाता है या घटता जाता है। ठीक है, अब आप एक बात देखिएगा, देखिएगा आपको प्रश्न दिखाते हैं, 2 प्रश्न और कितनी बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितनी बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आप देखिएगा पहले। ठीक है, यहां से आइएगा और देखिएगा पहले इस वाले प्रश्न को देखिएगा, ए वाली लाइन, ए वाली लाइन को देखिएगा, सेम टू सेम यहां स्टेटमेंट में पूछा गया, दोबारा से यही प्रश्न पूछा है कि भैया जो अंतर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अंतर जो है ना वो बढ़ रहा है, यानी कि स्पीडली बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है, यानी कि जो ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे क्वेश्चन होते हैं अगर हम इसका डिस्क्राइब ना पढ़ें तो शायद हमें उम्मीद है कि आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए डिटेल सोल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है, और डिटेल सोल्यूशन ही जो है जो हमको आगे तक की हमारी पहुंच कराता है, एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करता है। एक डिटेल सोल्यूशन ही है जो हमको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करता है। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन आपको मैं बता ही रहा हूं, तो आप लगातार बने रहिएगा। ये देखिएगा कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिएगा उसके बाद आपको मैं एक प्रश्न अभी और दिखा रहा हूं कि हमने यहीं पर एक प्रश्न पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिएगा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति राज्य, यानी कि स्टेट की बात कर रही है और देश की बात कर रही है, निरंतर क्या हो रही है, बढ़ रही है। 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, दोनों बार अलग अलग वे में पूछा गया है। ठीक है, दोनों बार अलग अलग वे में हमसे पूछा गया। अब ये देखिएगा इस प्रश्न पे क्या आंसर लगाओगे। इस प्रश्न को तीसरे पेपर में पूछा गया होगा, कहीं पर यूपी पीसीएस के तीसरे पेपर में इस प्रश्न को पूछा गया होगा, तो आप क्या कहोगे कि प्रीवियस ईयर प्रश्न ही तो हैं आपके लिए। 70% पेपर सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न, और मैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्न और जनरल प्रश्न वो सभी का डिस्कस आपके साथ करता हूं। तो मैं इसको अगर मैं अच्छे से पढ़ता तो शायद मैं इसको लगा सकता था कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हमेशा इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, डिक्रीज होगा क्या, घटेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगी। तो वही तो है कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर जो है वो क्या होता है, बढ़ता है हमेशा, है ना। अभी उत्तर प्रदेश में तो बढ़ ही रहा है, आगे का नहीं पता अन्य राज्यों का। ठीक है, आपको अन्य राज्यों से मतलब भी। प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें गरीबी रेखा के सबसे कम परिवार पाए जाते हैं। ठीक, सबसे कम परिवार किसमें पाए जाएंगे, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद या लखनऊ। देखिएगा निम्नलिखित जिलों में से सबसे कम किसमें, गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं बागपत में। कहां पर, बागपत में सबसे कम परिवार आपके पाए जाते हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं, किसमें हैं, इतनी बार तो पढ़ा है कृषि क्षेत्र में, किसमें है आपके, कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, पहले वाला स्लाइड देखिएगा, जो पहली स्लाइड है उस पे देखिएगा, कहाँ है आपके, कृषि क्षेत्रों में है। ठीक है, कहां पर है आपके, कृषि क्षेत्रों में। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न कि राज्य अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित विकास दर के लिए कौन सा एक कारक नहीं है। तो विकास दर के लिए कौन सा एक कारक नहीं है, आधारित संरचना की कमी कारक है बिल्कुल, पूंजी निवेश की कमी बिल्कुल कारक है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी बिल्कुल कारक होगा, बचत की कमी सेविंग नहीं बताता, सब कहते हैं कि रुपया खर्च कर लो, सेविंग की जरूरत नहीं है। इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर होगा तो सेविंग होगी, यानी कि जो एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है जिसे हम कहते हैं खर्चा, और जो हमारी सेविंग होती है वो कैसे बनती है भाई, जब तक तुम्हारे पास इनकम नहीं होगी तब तक क्या एक्सपेंडिचर कर लोगे,
नहीं करोगे। तब तक क्या सेविंग कर लोगे? नहीं करोगे। ठीक है, तो बचत की क्या होगी? कमी की कोई जरूरत नहीं है, बचत की कमी होनी चाहिए, ना होनी चाहिए। ये आपका कोई भी अर्थव्यवस्था के सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता। देखिएगा, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है? कितनी है जनपदों की संख्या? 7 है। नहीं पता? पहला ही प्रश्न सिर्फ आपको दिखाने के लिए, पहला ही प्रश्न क्या लाजवाब था। एग्जाम में मैंने बताया था कि पूछा जाएगा, और मैं आपको इसी स्लाइड में बताऊंगा कि भाई पूछा जाएगा, और इसी स्लाइड में आपको बताऊंगा अभी मैं कितने 7 जिले। ठीक है, कितने 7 जिले, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा और महोबा। और आगे आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये तो प्रश्न पूछ लिया गया ना पेपर में, ये वाला जो प्रश्न है वो तो आपसे पूछ लिया गया ना। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो जनपदों की संख्या है, कौन सा जनपद नहीं है? कौन सा जनपद नहीं है? ठीक है, कौन सा जनपद नहीं है? उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास की दर निश्चित की गई थी, वह कितनी थी? तो औद्योगिक विकास की दर जो निश्चित की गई थी वो कितनी थी? 10.5% थी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? इस प्रश्न को भी मैं आपको दिखाता हूं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। ठीक है, ये देखिएगा, अब इस टाइप से पूछा गया और अभी एक किस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, तो कितनी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको देखिएगा, ये देखिएगा, इसमें क्या आंसर था? बुंदेलखंड। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन था हमारा, यानी कि पहले क्वेश्चन से ही हमारे 2 प्रश्न फिर से प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। ठीक है, फिर से प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। और इसमें देखिएगा, सर्वाधिक विकास कहां हुआ? बुंदेलखंड के क्षेत्रों में, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जो बैट है कब से लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में बैट जो है ना वो 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया था। याद रखिएगा, बैट जो है वो 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2008 से लागू कर दिया गया था क्या? बैट को। करेक्ट। प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है? एक क्वेश्चन, और अभी हमने आपको पढ़ाया था वो क्वेश्चन। ये देखिएगा, मैंने इसलिए डबल डबल प्रश्न लिए हैं कि आपको भी तो पता चले ना कि कितने प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। आपके लिए मैं नंबर भी रखा, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उससे हमें कनेक्ट भी हो सकते हैं। और ये वाला प्रश्न और वो वाला प्रश्न जो अभी हमने देखा था सेम ही है। देखिएगा, सबसे ज्यादा कहां पर? लखनऊ में, उसके बाद कानपुर में, फिर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में। और ये भी प्रश्न क्या है? बिल्कुल एकदम राइट है। ठीक है, ये भी प्रश्न एकदम देखिएगा हमें बताएगा ए वाला प्रश्न। ठीक है, ए वाला प्रश्न बताएगा हमको कहां? लखनऊ। लखनऊ के बाद कानपुर, फिर गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग है व्यापार कर। क्या है? व्यापार कर जो है वो सबसे बड़ा भाग है उत्तर प्रदेश की आय का। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो हमारे यहीं तक है, यानी कि समाप्त हो चुकी है आज की क्लास। और आज की क्लास जो थी बेहद यूनिक आपके सेक्टर पे थी, और आज के टॉपिक जो थे वो हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था और आपके ट्रेड यानी कि व्यापार एवं नियोजन से संबंधित। तो हमने बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखा है, यही आपके प्रीवियस से पूछे गए हैं और यही आपके दोबारा से भी पूछे जाएंगे। ओके, तो दोबारा अब हम फिर से मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा ज्ञान जीएस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि लगातार आपके लिए जो उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल क्लास चल रही है वो आपको कैसी लगती है। ठीक है, अब दोबारा हम नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का जो प्यार है जो हमें इतनी दूर तक खींच लाया है, और जल्द ही आपके सामने हम दोबारा से प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।